नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों का इस नए वर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ श्वेता और जैसे कि मैंने बीते वर्ष आपसे वादा किया था कि आपसे मेरी मुलाकात अब नव वर्ष में होगी, तो मैं आ गई हूं आपके लिए लेकर हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी, जो कि है एक लाइव फोन इन कार्यक्रम। और इसी के साथ आपको एक अच्छी खबर देते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और वो शुभ समाचार ये है कि अब सोमवार से लेकर शनिवार तक दोपहर 12 से 1 आप देख सकते हैं आपका अपना सजीव कार्यक्रम नमस्कार एमपी। जी हाँ, अब हमारी मुलाकात शनिवार को भी होगी आपसे। चलिए, तो इसी अच्छी खबर के साथ आपको बताते हैं कि आज हमारा कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। और विशेष क्यों है ये बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तो आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। जी, आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के कृष्ण पक्ष के माघ माह की प्रतिपदा, जिसे पहली तिथि या एकम भी कहते हैं। वर्ष 2023 7 जनवरी है आज और दिन है शनिवार। और आज जिन सभी दर्शकों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। तो नमस्कार एमपी में अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जान लेना आवश्यक होता है कि क्या कुछ घटित हुआ है इतिहास में, क्योंकि इतिहास हमारी नींव होता है। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन यानी 7 जनवरी के दिन क्या कुछ प्रमुख घटनाएं देश और दुनिया में घटित हुई थी। झांकते हैं इतिहास के झरोखे से। जी, सन 1927 की बात आपको बता रहे हैं। लंदन और न्यूयॉर्क के बीच ट्रांसलांटिक टेलीफोन कांटेक्ट आज ही के दिन हुआ था। आपको बता देते हैं दर्शकों कि 3500 किलोमीटर दूर से आपस में टेलीफोन पर बातचीत की गई थी। और टेलीफोन का आविष्कार जो किया था 1860 में हुआ था और इसका पेटेंट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में करवाया था। सन 1943 की बात कर रहे हैं। वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी साइबेरियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का आज ही के दिन निधन हुआ था। इसके बाद सन 1980 की बात आपको बता देते हैं। भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी, वो 7 जनवरी का दिन था। सन 1990 की बात आपको बता रहे हैं। पिछले 800 सालों में पहली बार पीसा की झुकती मीनार को दर्शकों के लिए इस आशंका के बीच बंद कर दिया था कि वो कभी भी गिर सकती है। और ये जो पीसा की मीनार है वो इटली में है, आपको बता देते हैं दर्शकों। और साथ ही इसे संरक्षित करने की दृष्टि से 11 वर्षों तक इसमें सुधार कार्य किया गया और सन 2001 में इसे जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया था। इसके साथ ही एक खबर और आपको बता रहे हैं। सन 2020 के पहले की एक और घटना मैं आपको बता देती हूँ, इतिहास में दर्ज हुई थी। सन 2009 में भारत के आईटी इतिहास का एक बड़ा पहला घोटाला सत्यम घोटाला हुआ था और कंपनी के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने आज ही के दिन इस्तीफा दिया था। सन 2020 की बात आपको बता रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भुगतान तेज और सुरक्षित करने के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और ये था आज का इतिहास। जी, यानी कि 7 जनवरी को क्या कुछ घटित हुआ ये हमने जाना। और अब दर्शकों, हम रुक करते हैं आज के विचार की ओर। जी, आज का विचार है, कोई भी अपने लिए आलसी होने की, मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता है। ये सारी चीज़ें तो तभी होती हैं जब आपके पास कोई योजना नहीं होती है। और ये विचार दुनिया को दिया लैरी विंगेट ने। और आपको मैं बता दूं दर्शकों कि अगर आपके पास कोई योजना होती है, कोई प्लानिंग से आप काम करते हैं, तो आप व्यस्त रहते हैं। और आप क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। विदाउट प्लानिंग अगर आप कोई काम करते हैं, आपके पास कोई योजना नहीं होती है, तो आप जो है थोड़े से विचलित भी हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा समय है और इस तरह से आप समय जो है उसका यूज़ नहीं कर पाते। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, सीधे स्टूडियो में बातचीत कर सकते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ से। तो आपको बता देते हैं हमारे फ़ोन नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049 और एक टोल फ्री नंबर है, यानी कि एक शुल्क रहित नंबर है जिस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। और वो नंबर है 1800233040। तो ये दोनों ही लाइन अगले 1 घंटे के लिए हमारे दर्शकों के लिए खुली हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। सीधे फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। और अब बारी है बताने की कि आज का विषय क्या है। जी हाँ दर्शकों, एक बहुत ही खास विषय पर आज हम स्टूडियो में चर्चा करने वाले हैं और वो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 पर विशेष चर्चा। ये हमारा आज का विशेष कार्यक्रम है। और इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री सतीश एलिया जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से
सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और दर्शकों, आपको हमारे मेहमान से भी मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ पंडित रामचंद्र शर्मा जी हैं स्टूडियो में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप एक दीप नृतक हैं, तो आइए आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास तरीके से दीपों के साथ नृत्य करते हैं और कहाँ से ये हैं, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्री सतीश जी से, क्योंकि जैसा कि दर्शकों आप सभी को विदित है कि हम जो है 8 से 10 जनवरी तक भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो है होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में इंदौर में ये दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जहां पर तकरीबन 3800 लोगों के आने की आशा जताई जा रही है और बहुत कुछ खास है। अब इस विषय में विस्तार से हमें सतीश जी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले उनका पुनः स्वागत करते हुए मैं उन्हीं से प्रश्न करती हूँ कि सतीश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। देखिए, दो चीज़ें हैं। जी। एक जमाना था, इतिहास ऐसा था हमारे भारत का जी। कि लोग विदेश जाने को बहुत अच्छी बात नहीं मानते थे और ऐसा माना जाता था कि 7 समंदर पार जो गया वो कभी लौटता नहीं है। वक्त बदला और हमने देखा कि हमारे जो आज़ादी का जो आंदोलन था उसके बहुत सारे नायक विदेश में गए शिक्षा प्राप्ति के लिए, और वहाँ से जब वो लौटे जी। तो एक नई ऊर्जा का देश में संचार हुआ और आज़ादी की अलख उन्होंने जगाई। मैं प्रमुख रूप से उसमें नाम लेना चाहूँगा महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का। गांधी जी अफ्रीका में बहुत समय तक रहे और वहाँ उन्होंने एक न्याय का और एक वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी और जो अश्वेत कम्युनिटी थी उसके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और वहाँ अखबार भी उन्होंने चलाया था और लोगों को एकजुट किया और एक तरह से उन्होंने वहाँ सत्य की एक लड़ाई का विजय प्राप्त किया था। 9 जनवरी 1915 को वो स्वदेश लौटे और अपना जो उनका अफ्रीका का जो अनुभव था उसको यहाँ भारत में उन्होंने एक आज़ादी के आंदोलन में यहाँ उन्होंने अखबार भी शुरू किए और पूरे देश को उन्होंने जाना। तो एक व्यक्ति जो भारत से बाहर जाता है वो अपने देश को किस तरह से देखता है और वहाँ से आकर कुछ जब वो नया सीखता है तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है अपने देश के विकास में। महात्मा गांधी उसके बहुत बड़े एक प्रतीक, बहुत बड़े आइकॉन हैं। जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी 2002 में, 8 जनवरी 2002 को विज्ञान भवन में उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम में ये घोषणा की थी कि जो हमारे भारत के जो लोग हैं विदेशों में जाके काम करते हैं या वहाँ की नागरिकता लेते हैं और वहाँ रच बस जाते हैं, वो एक तरह से हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहाँ काम करते हैं। तो उनको हमको एक आयोजन इस तरह से करना चाहिए कि वो हमारे देश में लौटें, अपनी मिट्टी से वापस जुड़ें और उनका जो जिस देश की उन्होंने नागरिकता ले ली है या जिस देश में वो काम कर रहे हैं वहाँ का अनुभव हमारे देश के विकास में एक काम आए। बिल्कुल। तो अगले ही साल से 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस की आयोजन की एक शुरुआत हो गई और उसमें जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, जो भारत के अलग अलग देशों में लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको आमंत्रित किया गया और वो आयोजन लगातार होने लगे और अब वो हर 2 साल में एक बार ये आयोजन होता है और ये 17वां आयोजन हमारे यहाँ इंदौर में हो रहा है। ये बड़े मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि उसकी मेज़बानी हमारे मध्य प्रदेश को मिली है। हम अपने ही ऐसे लोगों की मेज़बानी कर रहे हैं जो इसी मिट्टी में पले बड़े या इनके पूर्वज इस मिट्टी में पले बड़े और इन्होंने भारत का नाम बाहर जाकर रोशन किया और एक प्रगति का बहुत अहम किरदार उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो सुभाष है, वसुधैव कुटुंब की जो भावना है, उसको पूरे दुनिया में भारतीय दर्शन को उन्होंने एक तरह से फैलाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये 3 दिनों का आयोजन हो रहा है। 8, 9 और 10 तारीख को वो रहेगा जी। इसमें भारत की राष्ट्रपति भी रहेंगी, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और कई सारे देशों के उसमें 4000 करीब प्रतिनिधि आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया जी। और उसमें अलग अलग सत्र होंगे और उसमें कई तरह की एक विविधता देखने को मिलेगी और हमारे मध्य प्रदेश को भी वो एक तरह से हम शोकेस उसमें कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश ने कितनी प्रगति की है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है, हमारी विरासत क्या है। इससे एक कनेक्ट उनका मध्य प्रदेश की धरती से भी होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और हमारे मध्य प्रदेश के लिए वाकई ये हर्ष की बात है, गौरव की बात है कि लगभग 64 देशों के प्रवासी भारतीय शिरकत करने इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की इंदौर शहर में आ रहे हैं। और जैसे कि सतीश जी आप जानते हैं कि इंदौर
क्लीनेस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वाटर प्लस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। तो क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग किस तरीके से होगी? इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ अवसर मिलेंगे मध्य प्रदेश को इस सम्मेलन की वजह से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो लोग आने वाले हैं उनमें से भारतीय मूल के लोग तो हैं ही, उसमें मध्य प्रदेश मूल के भी बहुत सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे। एक संस्था है फ्रेंड्स ऑफ एमपी, जो मध्य प्रदेश के लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, वो एक संस्था बनाई है फ्रेंड्स ऑफ एमपी। और उसका हमने पहले भी देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो हर साल इन्वेस्टर्स समिट एक आयोजन करती है, उसमें फ्रेंड्स ऑफ एमपी का बड़ा एक योगदान रहता है। इस बार भी इस जो आयोजन हो रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें भी फ्रेंड्स ऑफ एमपी की एक बड़ी भूमिका है। और इसके तुरंत बाद ही इंदौर में ही इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है। तो इसमें मध्य प्रदेश को फायदा ये होगा, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बीते 2 दशकों में जो विकास किया है मध्य प्रदेश में, जैसे कि अभी आपने खुद भी कहा कि वो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो इसका ये प्रतीक है कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के मामले में भी कितनी प्रगति की है। जैसे आपने कहा कि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। एक वक्त था जब इंदौर में पानी की समस्या होती थी, बिल्कुल। और आज हम देखते हैं कि भारत की जो सरकार है उसकी एक मुहिम है कि हर घर तक नल से पानी पहुँचाने की जो स्कीम है, जैसे बिजली पहुँचाने की स्कीम है, तो उसको भी प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर न केवल प्रवासी भारतीयों को बल्कि हमारे भारत के अपने लोगों को भी एक हम बता सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि अब इसके आगे का क्या रास्ता है। और आज़ादी का अमृतकाल जैसे चल रहा है, 75वां वर्ष है, हमने जब विदेशी गुलामी से मुक्ति पाई थी, उस मौके पर ये आयोजन हो रहा है, इसलिए ये बहुत और भी खास हो जाता है। जैसे कि मोदी सरकार ने अगले 25 वर्षों का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को लेकर भी हम आपस में भी और प्रवासी भारतीयों के साथ भी उस पर हम विचार कर सकते हैं। और अमृतकाल में, आज़ादी के अमृतकाल में भारत की जो छवि है वो तेजी से दुनिया के सामने निखरी है, उसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और मध्य प्रदेश इसमें कैसे शामिल हो सकता है, मध्य प्रदेश के अपने विकास में बाकी लोगों का क्या भूमिका हो सकती है, उसका एक मंथन इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अमृत इसमें से सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मध्य प्रदेश के लिए कई सारे अवसर हैं और स्वाभाविक सी बात है कि इतनी बड़ी यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें रोजगार के अवसर भी बहुत सारे होंगे। और जैसे कि आपने बताया कि कई सारे सत्र हैं इसमें, तो बहुत सारे सत्र हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, हमारे साथ आज के मेहमान भी हैं, आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा हमारे कार्यक्रम में। और जैसे कि मैंने हमारे दर्शकों को आपके विषय में बताया कि आप एक दीप नृतक हैं, यानी कि दर्शकों को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए कैसा होता है आपका ये दीपों का नृत्य और आपने कब से इसकी शुरुआत करी, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। वास्तव में मेरा जन्म भोपाल का है और हमारे पूर्वज भोपाल आ गए थे जी, रोजी रोटी के इसमें, और मैं आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात चला गया था। और गुजरात में जैसे नवरात्रि स्टार्ट होती है तो गरबे की जगह जगह प्रैक्टिसें चालू हो जाती हैं। उसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और करते करते मैं गरबा खेलने लगा। आगे चल के एक मित्र मेरे भोपाल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जो अपने यहाँ दिवड़ा नृत्य कहते हैं उसे, आप उसे क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा इस उम्र में मेरे हो पाएगा क्या? उस समय मेरी 55 साल की उम्र थी। तो कहने लगे आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? नहीं कह रहे, आपके माताजी के प्रति आपका बहुत भाव है। तो 2004 से मैंने इसको करने का एक संकल्प लिया और धीरे 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 करके ये पूरी जो दिए की जो ड्राइंग है वो अपने दिमाग से मैंने तैयार करी। और इसमें 108 दिए होते हैं, 108 यानी 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियाँ और 12 राशि और नवग्रह, ऐसा मिला के 12 नमा का 108 की संख्या इसमें होती है। इसमें शिव और शक्ति
दोनों का समागम होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस तरीके से 108 दियों को लेकर अपने शरीर पर एक खांचे के माध्यम से उसे सजाकर जो है आप नृत्य करते हैं। तो कितने वर्ष हो गए आपको, और आपके पास अगर कुछ इसका फोटोग्राफ हो तो वो भी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं, क्योंकि दर्शकों देखिए ये आस्था की बात है, ये एक आस्था है, ये एक पर्व है। जैसे कि बताया कि गुजरात से इसकी शुरुआत हुई और बचपन से ही गरबा खेलने के लिए जो है वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और इसके बाद जो है इस तरीके से पंडित जी ने इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात किया और आस्था के इस पर्व को लेकर उन्होंने इस दीप नृत्य को तैयार किया और पिछले कई वर्षों से भोपाल में वो इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। अब कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रस्तुतियाँ दी हैं इसके विषय में हम अभी उनसे जानेंगे। जैसे कि आप देखिए ये एक बहुत ही सुंदर सा चित्र है जी, वो आपको खुद दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो करते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। एक चित्र आप, ये बड़ा वाला चित्र हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी दर्शकों आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने सर पर इतने सारे दियों को लेकर इस तरीके से पूरे हाथों में, और कुल दीपक की संख्या 108, जैसे कि बताया कि 12 राशियां इसमें सम्मिलित हैं और इसके साथ इसमें 12 ज्योतिर्लिंग सम्मिलित हैं, 9 देवियां सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 108 दीपक अपने ऊपर सजाकर और देवी माँ की आराधना की और कई सारी जगह ये प्रस्तुतियाँ भी दे चुके हैं। बहुत ही हर्ष की बात है। हम बातचीत जारी रखेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन सतीश जी अभी मेरे पास एक और सवाल आपके लिए आ गया। और दर्शकों आपको भी बता दें कि अगर आप सतीश जी से सीधे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049 और एक टोल फ्री नंबर 1800233040। दोनों ही लाइंस आपके लिए ओपन है। आप सतीश जी से सीधे बातचीत कर सकते हैं, सीधे इस विषय में पूछ सकते हैं अपने सवाल। सतीश जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही अच्छा अवसर है, एक सुनहरा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए, तो क्या कुछ खास तैयारियां हुई है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस सम्मेलन को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको एक बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर इस आयोजन को लिया है जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें एक से ज़्यादा सत्र होंगे और अलग अलग, जैसे कि पहले दिन युवा जो प्रवासी भारतीय हैं उनका एक अलग से एक सम्मेलन है और उसका उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं वो करने वाली हैं जी। और उसमें जाहिर है युवाओं का है तो युवाओं का एक अलग इंस्पिरेशन है। जैसे कि हमको पता है कि पूरी दुनिया में अगर युवाओं की सबसे ज़्यादा संख्या किसी देश के पास है, किसी देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं तो वो भारत है। बिल्कुल, भारत युवाओं का देश है और इसी वजह से भारत दुनिया को, जिसे हम कहते हैं विश्व गुरु बनने की जो बात कहते हैं या दुनिया का अग्रणी देश बनने की जो हम बात करते हैं, तो उसके पीछे हमारी विरासत, हमारी संस्कृति तो है ही। हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा हैं, युवा ऊर्जा हमारे पास है बहुत ज़्यादा। तो ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शुरुआत हो रही है उससे, युवाओं के उससे। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के युवा भी शामिल हैं और वो बहुत सारे लोग भी उसमें जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं वो जो मध्य प्रदेश के हैं और वो इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं और अलग अलग देशों में वो अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से, अपने श्रम से एक अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगा अच्छा काम करने का और एक स्किल्ड काम करने की, जो उनको मध्य प्रदेश सरकार की भी लगातार कोशिश है कि हम एक स्किल डेवलपमेंट पे लगातार काम करें ताकि न केवल हमारे अपने लिए मैन पावर मिले स्किल्ड, बल्कि पूरी दुनिया में वो जा सकें। जी, तो ये बहुत अच्छा इसके लिए अवसर है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है ये कि आने वाले 8 से 10 जनवरी को इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है और हम सभी के लिए गौरव की बात है। अब हम समझेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश को जो है आगे बढ़ने की दिशा मिल गई है, क्योंकि जिस तरीके से सतीश जी ने भी बताया कि 64 देशों से प्रवासी भारतीय इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे जिससे मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि कई दफ़ा मध्य प्रदेश को जो है वो स्थान नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश कई सारी चीज़ों में नंबर 1 बन चुका है। तो अब सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर आ रहे हैं, तो रोज़गार के नए अवसर भी हमारे लिए खुलेंगे। दर्शकों, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 से संबंधित एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमारे पास आपके लिए है, तो आइए हम DD भोपाल के सौजन्य से आपको ये क्लिप दिखा रहे हैं और DD न्यूज़ का भी इसमें पूरा सहयोग हमारे साथ है। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो क्लिप पर। प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है।
कोविड के कारण पिछली बार प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअली मनाया गया, लेकिन इस बार कोविड का खतरा कम होने से प्रवासी भारतीय दिवस पूरी तैयारी के साथ हो रहा है। इस बार 8 से 10 जनवरी के बीच देश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसके आयोजन की जगह है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इसके लिए 70 देशों में 3,500 लोगों ने पंजीकरण किया है। PBD theme this year has been the diaspora reliable partners for India's progress in Amrit Kaal। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। So we have received enthusiastic response from diaspora for this convention with more than 3,500 registrations from nearly 70 different countries। प्रवासी भारतीय दिवस पर इस बार गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा, जबकि दूसरे दिन यानी 9 तारीख को पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 5 पूर्ण सत्र होंगे, तो साथ ही G20 पर एक टाउन हॉल का आयोजन होगा। 4 सत्र कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में होंगे। स्वास्थ्य पर सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सम्मेलन में 27 प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, कृषि पर खास फोकस रहेगा। विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और मसलों पर भी बात हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और फ्रांस में गुरुवार को 36वीं सामरिक वार्ता हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, जबकि फ्रांसीसी दल की अगुवाई वहां के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार ने की। The two sides held discussions on a variety of issues, of course, including the current global security situation in the context of the conflict in Ukraine, regional security in the context of Afghanistan, counter-terrorism, cyber security, defense cooperation in the Indo-Pacific, besides other issues of mutual concern। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्री बिलावल भुट्टो के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर विदेश मंत्रालय ने फिर साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत के साथ साथ हमारे संविधान का मामला है। In specific, as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media, as we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India, as well as our constitution, and it's a sovereign matter, so we do not see what is the locus on this, and such interference does not help at all। ओडिशा में 2 रूसी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जरूरी जांच की जा रही है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और कैसा कुछ सत्र होंगे और क्या क्या बातचीत होगी। आइए इसी से संबंधित एक सवाल और हम कर लेते हैं सतीश जी से। सतीश जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बड़े से सम्मेलन में पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा, प्रवासी भारतीय पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। तो आखिरकार ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या महत्व है इनका, बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे भारत के लोग जो विदेशों में गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और एक भारत के वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह वो वहाँ काम कर रहे हैं जी। तो इस तरह के लोगों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है और इस बार भी 27 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है जी। इसमें कई प्रोफेसर्स हैं, उद्यमी हैं और अलग अलग फील्ड के लोग हैं। जैसे कि मैं आपको नाम बताना चाहूँगा उनके जी। डॉक्टर जगदीश चेन्नुपति हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में हैं, और प्रोफेसर संजीव मेहता हैं, ये भूटान में रहते हैं और इनका योगदान वहाँ की लोगों को शिक्षा देने में तो है ही, भारत का जो दर्शन है, भारत की जो छवि है उसको एक तरह से ये बहुत बेहतर ढंग से वहाँ वो भारत की छवि को ले जाते हैं जी। और ये हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको, हमारे अपने लोगों को हम सम्मानित करें ताकि और भी लोग जो विदेश में जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं जी, वो भी वहाँ भारत का नाम रोशन करेंगे जी, और प्रोत्साहन भी मिलता है एक तरीके से। और जैसे कि आपने बताया कि लगभग 27 लोगों का नाम इसमें शामिल है, तो सतीश जी मुझे लगता है जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं अपना प्रश्न बाद में करूँगी जी। डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अपना प्रश्न करें जी। श्वेता जी जी वंस अगेन आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी प्रदीप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सतीश एलिया जी नमस्कार। नमस्कार साहब।
हाँ, आपकी वाइफ ने मेरे को एक बार राजीव गांधी कॉलेज में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर बुलाया था, बॉटनी में है ना आपकी वाइफ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 आप द्वारा सुना था। आज 1 to 1 आपसे टीवी पर मुलाकात हो रही है। जी जी हम लोग सागर के प्रोडक्ट है। आई हैव डन पीएचडी फ्रॉम सागर एंड अच्छा, शी हैज अच्छा, आल्सो डन फ्रॉम, है ना? जी 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 पूछिए। अपना प्रश्न अगर आप करें जी, तो जी, जी, अच्छा जी, जी, रहेगा। मैं जस्ट सॉरी फॉर दैट। जी, जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी ये भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब भी होता है, अभी बीच में कोरोना में नहीं हुआ था, तो ये क्या मैसेज देकर जाता है लोगों के? इसके बाद जो फीडबैक आते हैं वो किस तरह के फीडबैक होते हैं? देखिए, ये कि दो चीज़ें हैं। जी। एक बहुत समय तक ये बात कही जाती थी कि हमारे भारत में जो क्रीम जो है, जिसको कहते हैं कि जो बहुत होशियार लोग हैं हर फील्ड के, वो विदेश चले जाते हैं। और ब्रेन ड्रेन जिसको एक शब्द कहा गया था कि जो हमारे यहाँ तैयार किया जाता है, हमारे देश के टैक्स पेयर्स का जो संसाधन लगते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करके वो एक मकाम तक पहुँचते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। हमारे देश का एक तरह से नुकसान होता है, ब्रेन ड्रेन जिसको कहते थे। जब से ये आयोजन शुरू हुआ है, मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो बड़े योगदान है। एक तो उन्होंने भारत में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एक बनाई थी, शहरों को गांव से जोड़ते थे। और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, जो हमारे अपने लोग जो विदेश में गए हैं उनको वापस जोड़ने के लिए एक तरह से ये एक सड़क मार्ग है ये। तो ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन ड्रेन का जो एक रोना हमारे लोग रोते थे, और मैं भी कई बार उस बारे में कहता था कि यहाँ लोग तैयार होते हैं और विदेश चले जाते हैं, हमारे देश में ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वो ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की बात है। जी जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ गया है उसका भी हम अपने देश के विकास में उपयोग कर सकें, उसको हम शोकेस कर सकें, और उसने जो अचीव किया है, उसने जो प्राप्त किया है, उसको हम भारत के विकास में वापस से ला सकें। एक तरह से ये ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की तरफ जाने की एक यात्रा है, और ये पारस्परिक यात्रा है अपनी ज़मीन से वापस जुड़ने की। और अब विदेश जाके बस जाने को बुरा उतना नहीं माना जाता। हमने लगातार ये देखा है कि भारत को जो हम इकोनॉमी जो भारत की बदल रही है, हमने ब्रिटेन को इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन ड्रेन था उससे ब्रेन गेन की तरफ हम गए हैं। हमारे जो लोग भारत से बाहर गए हैं उनका हमारी इकोनॉमी में भी योगदान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, चूंकि आपने एक पारिवारिक उदाहरण दिया जी। अभी आपने मेरे परिवार का उदाहरण दिया, मैं अपने परिवार का ही उदाहरण देता हूँ। मेरा भांजा अमेरिका में रहता है, लेकिन उसका अमेरिका में रहने की वजह से यहाँ जो उस परिवार का विकास हो रहा है, और उसके पेरीफेरी में हमारे परिवार के जो बाकी बच्चे हैं जो उससे अनुप्राणित हो रहे हैं और वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारा जो भांजा वापस यहाँ लौटता है तो वो यहाँ भी निवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसने भी मेरे से ये पूछा कि हम अपने भोपाल के या विदिशा के आसपास क्या निवेश कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति के मन में जो एक बात आई है, वो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो आयोजन 17वां जो आयोजन हो रहा है, पहले के जो 16 आयोजन है, उन्होंने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है कि विदेश जाना बुरा नहीं है, विदेश जाके पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अपने देश को याद रखना और अपने देश के विकास में योगदान करना, ये भाव निश्चित रूप से प्रबल हुआ है। और ऐसे आयोजनों से यही एक ताकत मिलती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप बकायदा वहाँ जाएं अगर आपको किसी अच्छे पैकेज पे अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छा अवसर मिलता है, परंतु अपने देश को जो है इससे क्या लाभ होगा और आप अपने देश को भूलें ना। और इसी क्रम में इसी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कि जो लोग बाहर 7 समुंदर पार बैठे हैं वो किस तरीके से भारत के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और किस प्रकार से भारत की उन्नति के लिए सहयोग करेंगे और काम करेंगे। आइए अब हमारे आज के मेहमान पंडित रामचंद्र शर्मा जी से कुछ बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे कि आपने बताया शर्मा जी, लोक कला है ये गुजरात की, और अहमदाबाद से आप आए हैं, वहाँ पर आप पहले थे, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा वहाँ पर हुई, परंतु आप भोपाल में रह रहे हैं। तो आप पिछले कितने वर्षों से भोपाल में रह रहे हैं और आपने ये दीप नृत्य की प्रस्तुतियाँ कहाँ कहाँ अभी तक आप दे चुके हैं? भोपाल में मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए, और ये दीप नृत्य विदेश के हिसाब से नेपाल में किया है, और अपने यहाँ वैष्णो देवी जी, और बेंगलुरु की एक फिल्म सिटी है, उसमें मैसूर के दशहरे में खास जगह, और छोटे छोटे आयोजन अपने भोपाल के आसपास जी या गुजरात में सब जगह मैंने इस कार्यक्रम को किया है। सोमनाथ में किया है। इस तरह के जहाँ जहाँ अभी ये जीवन बीमा का एक 60 वर्ष का सिल्वर जुबली था, अच्छा, उसमें उन्होंने बुलाया था, उसमें किया था भोपाल में। तो इस तरह कहीं ना कहीं आयोजन वर्ष भर में होते ही रहते हैं, और ख़ास करके दोनों नवरात्रि में इस माताजी का आयोजन कहीं ना कहीं
प्रस्तुति देने का मुझे अवसर मिलता ही रहता है। मिलता रहता है। जी, तो आप कितना समय इसके रिहर्सल में लगाते हैं? अगर मैं बात करूं कि कितना समय आप देते हैं, क्योंकि इतने सारे जलते हुए दीपक को लेकर नृत्य करना है कोई आसान बात नहीं है, तो कितना प्रैक्टिस आप इसे करते हैं, कितना समय देते हैं? इसकी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया कि गरबा खेलते खेलते हमारा जो शरीर में जो स्टेमिना माता जी ने भर दिया था जी, उसके ही कारण इतना वजन लेके 11 किलो का ये वजन होता है और शरीर ना टस से मस होता है, बस अपने पैर थिरकते रहते हैं, हाथ की भावनाएं चलती रहती हैं और मन में जो भावना है उस माता जी से जुड़ती रहती है। जी बिल्कुल, आस्था का पर्व है नवरात्रि, और नवरात्रि में विशेष रूप से इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा भी वर्ष भर इसकी कई सारी प्रस्तुतियां शर्मा जी ने जगह जगह पर दी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वाकई ये एक बहुत ही बड़ा काम है कि आप अपने मन को साध कर इतने सारे दीपक के साथ नृत्य करते हैं। वाकई इसमें बहुत मेहनत लगती होगी। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं शर्मा जी आपको हमारे साथ स्टूडियो में पाकर। चलिए दर्शकों, हम शर्मा जी से और सतीश जी से बातचीत जारी रखेंगे, परंतु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जी हम थोड़ी देर में फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे। हम संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जी से बातचीत करेंगे, और अभी चलिए वापस से हम सतीश जी से बातचीत करते हैं। सतीश जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि बहुत आवश्यक है अपने देश को याद रखना, और विदेश में रहकर अपनी मिट्टी की याद तो वाकई आती ही है, क्योंकि जिसका जन्म जहाँ हुआ होता है, जो उसकी मातृभूमि होती है, वो बेहद उसके लिए ख़ास होती है। वो सिर्फ भूमि मात्र नहीं होती है, वो मातृभूमि होती है, और उसके लिए हमारे मन में हमेशा एक विशेष जगह रहती है। अगर मैं बात करूं विभिन्न सत्रों की, तो कौन कौन से सत्र होने वाले हैं, और महिलाओं को लेकर कोई विशेष सत्र होने वाला है, तो उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी कि अलग अलग सत्र होंगे, इसमें तकनीकी सत्र भी होने वाले हैं जी। और उन तकनीकी सत्रों में एक सत्र महिलाओं की भूमिका पे है, महिला उद्यमियों की जो भूमिका है जी, उसको लेकर है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में पिछले कई समय से ये कोशिश हो रही थी कि महिलाओं का हर क्षेत्र में योगदान बढ़े, और वो निश्चित रूप से बढ़ा है। हम अगर देखेंगे तो वायुसेना से लेके, नौसेना से लेके, सेना से लेके हर क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत एक्सीलेंट काम किया है, और लगातार वो भूमिका बढ़ रही है। और हमारे भारत में अगर हम देखेंगे, उद्योग जगत में भी महिलाओं की लगातार भूमिका बढ़ती जा रही है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये एक महिलाओं की जो भूमिका है उद्यमियों की, उसको लेकर जो विशेष सत्र है, उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो उद्यमी महिलाएं हैं और महिला उद्यमिता को निश्चित रूप से एक विकास और मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। और मुझे लगता है कि महिलाओं की भूमिका को रेखांकित जब ये करेगा तो निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और इस सत्र पर मुझे लगता है कि सबकी नज़र उस पर रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से इस बारे में बताया कि किस प्रकार के तकनीकी सत्र वहाँ पर होंगे। चर्चा जारी रहेगी दर्शकों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस वक्त इंदौर से हमारे साथ दूरदर्शन समाचार के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त इंदौर में हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ खास तैयारियाँ हो रही हैं। जी, फ़ोन पर हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल, इंदौर देखिए तैयार है प्रवासी भारतीयों के स्वागत को लेकर। 8, 9, 10 3 दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहें, देश का सबसे स्वच्छ शहर कहें, इंदौर में हो रहा है। और अब लगभग तैयारियां अंतिम दौर में। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अगर बात करूं तो 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है वो भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि शामिल हो रहे हैं। 4 देशों के मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, और 66 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय जो है वो इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, और उसी बीच ये सम्मेलन कई मायनों में खास हो जाता है। लेकिन पहले दिन की अगर बात करें, 8 तारीख की अगर बात करें जो कल होगा, कल युवाओं पर केंद्रित एक सत्र होना है। प्रवासी भारतीय प्रवासी युवा जो है वो भारत के विकास में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, उस पर मनन होगा। और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो इस कार्यक्रम में होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिला के देखा जाए इंदौर सजा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार एक नया प्रयोग जो इंदौर रोजगार प्राधिकरण ने उसने किया हुआ है वो ये
कि होम स्टे की व्यवस्था जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं इंदौर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, उनको ठहराने के लिए उसका नाम दिया गया है पधारो मारे देश। एक एप्लीकेशन बनाई गई है, उस एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने रजिस्टर्ड किया है और 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं इंदौर शहर के जो इंदौर घर के जो स्थानीय रहवासी हैं, स्थानीय परिवार हैं, उनके घरों में पहुंच रहे हैं और जो मालवा की संस्कृति, मालवा का खान पान और इन सब से रूबरू होने का मौका उनको मिल रहा है। एक पारिवारिक माहौल यहाँ पर मिल रहा है। हम लगातार उन प्रवासी भारतीयों से बात भी कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पहले कभी ये प्रयोग नहीं हुआ है और पहले जब हम आते थे तो इंदौर या फिर कहीं भी इस तरह के सम्मेलन होते थे तो होटल्स में उनको रहना होता था, लेकिन यहाँ आकर लोकल कल्चर जो होता है वो जानने समझने का मौका मिला है। ये सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश के लिए, या यूं कहें कि संयोग है कि इस प्रवासी सम्मेलन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो मध्य प्रदेश में होगी और जो एक उद्देश्य भी यही था कि दूसरे देशों से जो भारत के लोग हैं वो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने जब आएंगे तो वो मध्य प्रदेश निवेश की संभावनाओं को लेकर जिस तरीके से काम कर रहा है। सतीश जी जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए कितना बड़ा योगदान प्रवासी भारतीय दे सकते हैं, उसको लेकर अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं और उन सत्रों में ये कोशिश की जाएगी कि इन्वेस्टर समिट के दौरान भी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में उद्योग बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, आर्थिक प्रगति हो मध्य प्रदेश की, जी इस पर फोकस किया जाए। बिल्कुल आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वक्त आदित्य जी खुद इंदौर में जो है इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए गए हुए हैं और वाकई भारतीय संस्कृति का जवाब नहीं, देखिए अपने घरों के दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए गए हैं, जहाँ पर मेहमान को भगवान माना जाता है, उनका अतिथि सत्कार किया जाता है और यह संस्कृति हमने जो है इसे हम वर्षों से लेकर आ रहे हैं और इस परंपरा को आगे तक लेकर जाएंगे और ये इस संस्कृति का एक प्रमाण है हमारे सामने कि जब हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जब प्रवासी भारतीय आ रहे हैं और भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आ रहे हैं तो हम सब दिल खोल कर उनका स्वागत कर रहे हैं और मालवा की संस्कृति से उन्हें परिचित करा रहे हैं, जिसमें दाल बाटी, लड्डू और न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे वो बेहद प्रसन्न होंगे, बेहद खुश होंगे। दर्शकों, अभी इस वक्त कार्यक्रम में समय हो गया है पर्यटन का, तो चलिए आपको सैर पर लिए चलते हैं। आज डिंडौरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडौरी के मेहदवानी विकास खंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्यंतक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडौरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेवसा फॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं।
जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारो पानी अभयारण्य। डिंडौरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारो पानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है। यहाँ के जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अठखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। जी दर्शकों, यहाँ पर हमने आपको पर्यटन में सैर कराई, एक बहुत ही खूबसूरत स्थल की, जहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रकृति की गोद में इतनी खूबसूरत चीज़ें हम देख रहे हैं। तो दर्शकों, ये तो था कार्यक्रम में पर्यटन का एक भाग, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे हमारे मेहमान से, यानी कि पंडित रामचंद्र शर्मा जी से, कि किस प्रकार वो ये नृत्य करते हैं। तो आइए उनसे कुछ और सवाल करते हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपने कई सारी जगह प्रस्तुतियाँ दी है, तो मैंने आपसे पहले भी ये प्रश्न किया था कि आप कितनी देर रिहर्सल करते हैं, इसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। और इसके साथ ही मेरे पास इनके कुछ बहुत ही खूबसूरत से चित्र हैं, तो आइए आपको वो भी हम दिखाते हैं साथ साथ। जी शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आप कितनी देर तक रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल का तो ऐसा है, जो हमने बचपन में जो गरबा खेला हुआ है उसी का हमारे शरीर में जो स्टेमिना है वो कराता है। बाकी ये दीप धारण करने के बाद में अपने आप में एक शक्ति, वो जो जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमको प्रदान करती है, और वो इसी हमारे पैर को थिरकाती है। जी, और इसमें 108 दीपक होते हैं, तो ये जलते रहते हैं या कभी कभी आपको इनसे कभी कोई दिक्कत या तकलीफ परेशानी कभी ऐसा अभी कुछ तक हुआ? कोई परेशानी नहीं, और एक दीपक भी बुझता नहीं है। जी 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 जी, एक दीपक भी इसमें बुझता नहीं है। और कितने देर की प्रस्तुति होती है आपकी ये लगभग? इसमें तैयार करने में 2 घंटे लगते हैं और समापन करने में 1.5 घंटा लगता है। जी, और ये प्रोग्राम 15 मिनट से लेके अपन 45 मिनट तक दे सकते हैं। जी, और ये काफ़ी बड़ी बात है कि 45 मिनट तक ये दिए बुझते नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। और क्या कुछ आप तैयारियां करते हैं, कुछ बताइए हमें, क्या कोई गीत वगैरह भी आप गाते हैं? हमारे यहाँ गीतों में गरबा मेन होता है। जी, गरबा का मतलब ये होता है कि जैसे माँ के उदर में जो बालक रहता है गर्भ, ऐसा ही मटका जो होता है उस मटकी के अंदर एक दीपक जलता है, तो उस मटकी को हमने गर्भ के रूप में माना हुआ है, और वो जो दीपक जल रहा है वो एक शिशु या एक जीव के रूप में मान के उसकी आराधना करते हैं। तो ये ही गरबा होता है। और गरबे में हम लोग पहले एक दोहा गाते हैं, उसके बाद में मेन माता जी की प्रस्तुति गाते हैं, उसके बाद में चलती में छंद गा के उसको समापन करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। हम कुछ छंद भी सुनना चाहेंगे, लेकिन पहले सतीश जी से एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम माता जी की आराधना भी कार्यक्रम में करेंगे। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कई सारे तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा इस सम्मेलन में, और मैंने जहाँ तक इस विषय में जाना है, एक बायर सेलर सत्र होने वाला है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर ज़िले से हर एक उत्पाद का वहाँ पर जो है लोगों के सामने उसकी खासियत को लेकर आया जाएगा। क्या कुछ कारण है इसका, और कौन सी ये जो है चीज़ें हैं जो लेकर हमारे ज़िले के हर एक ज़िले की लोगों के सामने आएंगी, इनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में 2 चीज़ें हैं। एक तो मध्य प्रदेश प्रचुर वन संपदा से आच्छादित एक प्रदेश है, और दूसरा यहाँ कृषि एक बड़े पैमाने पर कृषि होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर हम कृषि कर्मण पुरस्कार कई बार मध्य प्रदेश जीत चुका है। बिल्कुल। बीच में सरकार ने 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो ये की है कि मध्य प्रदेश के जो अलग अलग अंचल हैं जी, वहाँ की अलग अलग आबोहवा है, अलग अलग मिट्टी है, तो किस जिले में क्या उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है, उस दिशा में सरकार ने काफ़ी काम किया हुआ है। और उसी का हमने नतीजा ये देखा है कि जिस मध्य प्रदेश में कभी संतरे कभी नहीं होते थे, हमने सुना नहीं था, या बहुत रेयर था कि कभी कोई संतरा जैसे होता हो, या अंगूर होता हो, या केले की खेती महाराष्ट्र लगे कुछ 1-2 जिलों को छोड़ के बाकी जगह
वो नहीं होती थी। नहीं होती थी, बिल्कुल। और ऐसे ही सोयाबीन एक पर्टिकुलर जिले में ज़्यादा होता था या कई दूसरे, और पिछले कई दिनों से लगातार धान की फसलें भी अलग अलग, हमारे मध्य प्रदेश का खुद का जो पेटेंट हमने अपने उसके चावल की एक वैरायटी का कराया हुआ है। जी। तो बहुत जोर सरकार का इस बात पर है कि हर जिले में एक जो उसकी बहुत खासियत हो सकती है उत्पाद की, वो वहाँ पैदा किया जाए, और लोग उसको वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उत्पादन करना भर काफ़ी नहीं है, उसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी ज़रूरी है। और ये जो सम्मेलन है ये एक अवसर है उसकी एक ब्रांडिंग करने का। तो वहाँ इस तरह के हमारे जो मध्य प्रदेश के जो 50 से ज़्यादा ज़िले हैं, उन जिलों में अलग अलग जिलों में कौन कौन से उत्पादन हैं कृषि को लेकर, और कृषि के अलावा भी जो वहाँ की एक पहचान है। जैसे भोपाल में हम जो कहते हैं कि एक जरदोजी की एक परंपरा है, एक प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं, ऐसे अलग अलग जिलों में बनते हैं, तो उनको वहाँ शोकेस किया जाएगा। और उसमें लोग सीधा उनसे जो उत्पादक हैं, जो बनाने वाले हैं, उनसे वो सीधा खरीद सकते हैं। मतलब बीच में कोई नहीं होगा, खरीदने वाले हैं और बनाने वाले लोगों के बीच में सीधा एक संवाद हो सकता है। और इसका फायदा ये होगा आगे उसको और अच्छा मार्केट, विश्व स्तर का मार्केट उसको उपलब्ध हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश, जैसा कि आपने कहा कि ये खरीदार और विक्रेता के बीच में एक जो सेतु बनाने की बात है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाने वाली बात है और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब मध्य प्रदेश के हर जिले का एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को विश्व स्तरीय बाजारों में पहचान मिलेगी इस सम्मेलन के माध्यम से। क्योंकि ये जो बायर सेलर सत्र होने वाला है, इसमें सीधे तौर पे वो चीज़ें शोकेस की जाएंगी और जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं वो आपस में सीधे रूप से बातचीत कर पाएंगे, किसी मीडिएटर की उनको आवश्यकता नहीं होगी। और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में स्थान पाने के लिए अपनी उपलब्धियों को लोगों के सामने लाने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी, एक सेतु की आवश्यकता थी। और यही जो सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही मदद करेगा। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है सतीश जी से। और आइए अब सवाल करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आपने हमें बताया था कि आप दोहा, संस्कृत में दोहा पहले गाते हैं, फिर छंद होता है, और इस तरीके से आप माता की आराधना करके जो है प्रस्तुति करते हैं। तो क्या छोटी सी 2 लाइनें क्या आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, तो आप 2 लाइनें कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। एक दोहा होता है जी, और एक छोटा सा माता जी का वर्णन होता है, उसमें भी गा दूंगा आपको संस्कृत में। बिल्कुल। और आखिरी में छंद गा के उसको समापन कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये इसका तात्पर्य ये है कि जगदम्बा तू जोगणी जपूं तारा जाप, अखंड ज्योत दिबड़ा बरे तू प्रगटी आपो आप। इसको हम हमारी भाषा में गा के बताते हैं। आप जगदम्बा जी रे, हे जगदम्बा अम्बा तू जोगणी, माड़ी जपूं तारा जप, हे माड़ी अखंड अखंड तारा दिवड़ा बरे, हे माँ तू प्रगटी आपो आप। बोल श्री अम्बे मात की जय। गर्भो मानो 8 दाना नवरातों के गरबे रमवा, हे आव जो रे लोल, हे माड़ी मारा गरबे रमवाने आवो, भवानी माँ हे काल कारे लोल। रमे रमे सरखी सात सहेली के 8 मुँह कौन रमे रे लोल। गरबो मानो 8 दाड़ा नवरातों के गरबे रमवा, हे आव जो रे लोल। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में जिस प्रकार से हम माता की आराधना करते हैं, तो गरबा होता ही है, और इस प्रकार के जो लोकगीत हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और माता से सीधे हमारा जो है एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने गाया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया। जी,
तो आइए अब वापस लौटते हैं हमारी चर्चा की तरफ। जी सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जा रहे हैं और आपने क्या कुछ सोच रखा है? आपका दृष्टिकोण क्या कहता है इस सम्मेलन के विषय में मध्य प्रदेश को लेकर? मैं सम्मेलन में शामिल होने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सम्मेलन पे लगातार मेरी नज़र रही है और उसके पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं मध्य प्रदेश में, उनमें मैं गया हूँ। ये संयोग है कि ये दोनों चीज़ें एक तरह से बहुत पास पास हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को इस आयोजन के तुरंत बाद ही इन्वेस्टर समिट करने का भी उनको एक अलग तरह से पहली बार हो रहा है, तो उसका एक फ़ायदा मिलेगा। और इसमें प्रधानमंत्री जी जैसे आ रहे हैं उस कार्यक्रम में और राष्ट्रपति भी हमारी वहाँ रहेंगी, तो प्रधानमंत्री जी का जैसे मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो उन्होंने उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विदेश यात्राएं की हैं। जी बिल्कुल। और उस समय ये कहा जाता था कि ये तो देश में रहते ही नहीं हैं, उनके जो विरोधी हैं वो ऐसा कहते थे। लेकिन हमने कोरोना काल में भी देखा और अब लगातार भारत की जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, भारत की को इकोनॉमिक जो ताकत बनते हुए हम देख रहे हैं कि वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई है, तो उसमें उनकी विदेश यात्राओं का एक बड़ा भारी योगदान है। उसमें भी वो ये करते रहे हैं कि जब भी वो जिस किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ जो भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय जो हैं, उनका एक अलग तरह का एक आयोजन वहाँ होता है और उनसे वो सीधा कनेक्ट होते हैं। और वो जो कनेक्ट है भारतीय मूल के जो लोग वहाँ रहते हैं, उनका भारत से तुरंत वो कनेक्ट और बढ़ जाता है। भारत को उसका लगातार फायदा मिलता है। तो एक तरह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित करने की जो अटल जी ने शुरुआत की थी, उसको मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ा दिया है। और अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में अपने आग्रह से ये आयोजन कर रही है, तो निश्चित रूप से हमारा मध्य प्रदेश भी विश्व फलक पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो सकेगा। जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश के पास एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए और स्वाभाविक सी बात है कि अब मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से भी सबकी पहली पसंद बन गया है। दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश में अब ऐसे कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं जिनकी वजह से आज मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और यहीं पर हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आप सभी के साथ हैं और इस सम्मेलन के सफल आयोजन की हम कामना करते हैं। आप लोग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। MP।